मानव के रूप में विकसित हुए। मनुष्य कौन है? मनुष्य पशु है, क्योंकि हम सभी हजारों वर्षों पूर्व ज्ञानी मानव के रूप में विकसित हुए। उपर्युक्त जो युक्ति है, इसमें कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है? कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है यहाँ पर बताइए? संहति और विभक्ति तर्क दोष, उपाधि तर्क दोष, मिथ्या कारण तर्क दोष या रेड हेरिंग। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने वाली मतलब ऐसा होता है कई बार हम छोड़ देते हैं, 1-2 यूनिट बीच में नहीं पढ़ पाते हैं टाइम के कारण या फिर समझने की वजह से, तो देख लें। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये मतलब ईजी लगती है तो एक बार इसको और अच्छे से पढ़ लेना, और नहीं भी लगती है तो थोड़ा देख ही लेना, है ना। क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे यहाँ से भी। तो मनुष्य पशु है, क्योंकि हम सभी हजारों वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव के रूप में विकसित हुए। तो ये तो कथन और कारक दोनों ही बिल्कुल कारण जो है इसके मैच हो ही नहीं रहे हैं। एक तो पशु भी बताया जा रहा है और ज्ञानी मानव के रूप में विकसित हुआ बताया जा रहा है। तो कौन सा तर्क दोष है यहाँ पर? संहति और विभक्ति तर्क दोष। कौन सा है? संहति और विभक्ति तर्क दोष। ये यहाँ पर इसका आंसर बताया गया है। यदि कथन है, कथन दिया हुआ है आपको, कुछ अधिकारी ईमानदार नहीं है। कुछ अधिकारी मतलब कुछ अधिकारी ईमानदार नहीं है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आप लगा लीजिए, इस टाइप से इनको किया जाता है। अगर करके देखेंगे आप, कुछ अधिकारी, ये कौन है? अधिकारी हैं, और कुछ अधिकारी तो ईमानदार हैं, ठीक है। कुछ तो ईमानदार हैं और यहाँ पे ऑनेस्ट हैं, और कुछ डिसऑनेस्ट हैं, ठीक है। ये कह रहा है मतलब कुछ अधिकारी ईमानदार नहीं हैं असत्य के रूप में। और कैसा दे रखा है? असत्य दे रखा है। तो सही के रूप में कौन से जो कथन है वो अनुमानित किए जा सकते हैं? सभी ईमानदार अधिकारी होते हैं। ये कहने का मतलब है कि जितने भी लोग ईमानदार हैं ना पृथ्वी पे, वो सबके सब अधिकारी हैं। सभी ईमानदार अधिकारी। तो ऐसा तो नहीं होता है ना भाई, ईमानदार तो हम भी हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि सबके सब अधिकारी हों। तो सभी ईमानदार अधिकारी होते नहीं हैं, है ना। और बल्कि मुझे तो लगता है सभी तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकारी हैं ना वो क्या हैं? बस ईमानदार नहीं हैं। और कुछ अधिकारी ईमानदार होते हैं। कुछ अधिकारी क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। ये तो इसमें दे ही रखा है, मतलब कुछ ईमानदार नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ अधिकारी ईमानदार होते हैं। कोई भी अधिकारी ईमानदार नहीं होता है, तो ये तो इसका रॉन्ग होगा, है ना। कोई भी अधिकारी ईमानदार नहीं होता, ये गलत है। सभी अधिकारी ईमानदार होते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। सभी अधिकारी क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। कुछ अधिकारी ईमानदार होते हैं, फिर सभी अधिकारी ईमानदार होते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पर इसके आंसर हैं जो वो क्या हैं? करेक्ट हैं, ठीक है। आगे होगा आपके समझ में। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी टाइप से आपको करने भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी गणतंत्र महान हैं। सभी गणतंत्र क्या हैं? महान हैं, और कुछ गणतंत्र महान नहीं हैं। तो ये दोनों ही वाक्य सही नहीं हो सकते और दोनों गलत भी नहीं हो सकते। ये क्या कहलाता है? मतलब यहाँ पर अपोजिट दे रखा है कि सभी गणतंत्र महान हैं और कुछ गणतंत्र महान नहीं हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा? विपरीत, विरोधाभासी, उपाश्रित या फिर अध्याश्रित? क्या होगा बताइए इसमें से? क्या पता है आपको इसका आंसर? सभी गणतंत्र महान हैं और कुछ गणतंत्र महान नहीं हैं। तो ये दोनों वाक्य तो सही नहीं हो सकते, ये कह रहा है, और दोनों गलत भी नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? अध्याश्रित कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? अध्याश्रित, ठीक है। अधि प्लस में आश्रित, यानी कि अध्याश्रित इसका आंसर होगा, ना कि विपरीत, विरोधाभासी और उपाश्रित, ठीक है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, यदि हम विश्व के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो निम्न में से किस प्रकार की तर्क शक्ति पर भरोसा करेंगे? यदि हम विश्व के बारे में मतलब दुनिया के बारे में हमें तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें कौन सी तर्क शक्ति पर भरोसा करें? आपने विधियाँ पढ़ी होंगी, जो शिक्षण की विधियाँ होती हैं उनमें भी ये चीज़ें आती हैं, आगमनात्मक, निगमनात्मक या प्रदर्शनात्मक या शरीर विज्ञान संबंधी। तो शरीर विज्ञान संबंधी पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना। और निगमनात्मक जो होती है वो क्या होती है? मतलब सही नहीं होती है, वो कठिन से सरल की ओर जाती है, और सरल से कठिन की ओर जाता है आगमनात्मक। क्या है? यदि हम विश्व के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हम आगमनात्मक तर्क शक्ति पर क्या करेंगे? भरोसा करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन क्लासिकी भारतीय न्याय मत के संस्थापक का नाम है? बताएं यहाँ पर आप आंसर इसका सोच के। निम्नलिखित में से कौन है जो क्लासिकी भारतीय न्याय मत के संस्थापक का नाम है? क्या कुमारिल, ये कुमारिल यहाँ पर दे रखा है, कौटिल्य, गौतम या फिर ईश्वर कृष्ण? कौन है जो क्लासिकी भारतीय न्याय मत के संस्थापक का नाम है? तो ये आएगा यहाँ पर गौतम। क्या आएगा यहाँ पर? गौतम। क्लासिकी भारतीय न्याय मत के जो संस्थापक हैं वो कौन है? गौतम ऋषि। कौन सा कथन है जो कि सत्य है? न्याय दर्शन के अनुसार सुप्रमाणित विषयों पर तर्क आगे नहीं बढ़ता है। न्याय दर्शन के अनुसार सुप्रमाणित विषयों पर तर्क आगे नहीं बढ़ता है। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क उन्हीं विषयों पर आगे बढ़ सकता है जो पूर्णतः और निरपेक्षतः अज्ञात हों। न्याय दर्शन के अनुसार सुप्रमाणित विषयों पर तर्क आगे नहीं बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क उन्हीं विषयों पर आगे बढ़ सकता है जो पूर्णतः और निरपेक्षतः अज्ञात हों। तो अज्ञात पे तो तर्क कैसे आगे बढ़ेगा, है ना? ये तो गलत ही है वैसे भी। तो ए इसका कथन है जो वो सही है और बी इसका क्या है? गलत है। कौन सा कथन है जो न्याय तर्कशास्त्र के बारे में सही है? बताइए, न्याय तर्कशास्त्र के बारे में सही कौन सा कथन है? अनुमान केवल सामान्य से विशेष तक होता है। जो अनुमान होता है वो केवल कैसा होता है? सामान्य से विशेष तक। अनुमान केवल विशेष से सामान्य तक होता है। अनुमान केवल विशेष से विशेष तक होता है। अनुमान विशेष से सामान्य के माध्यम से विशेष तक होता है। तो इसका कौन सा आंसर है जो सही होगा? न्याय तर्कशास्त्र के बारे में बताना है, ये आपका टॉपिक है इसमें न्याय। तो अनुमान जो होता है वो विशेष से सामान्य के माध्यम से विशेष तक पहुंचता है। ठीक है, विशेष से सामान्य के माध्यम से विशेष तक पहुंचता है, ये ध्यान रखना। भारतीय तर्कशास्त्र में न्याय सम्मत परमाणु की संख्या कितनी है? भारतीय तर्कशास्त्र में न्याय सम्मत परमाणु की संख्या कितनी है? बताइए यहाँ पर। 1 2 3 4। कौन सा है? 1 2 3 4। तो न्याय सम्मत जो परमाणु है उनकी संख्या है कितनी? 4। तर्कशास्त्र में, भारतीय तर्कशास्त्र की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तर्कशास्त्र के भारतीय शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार अनुमान के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सत्य है? तो तर्कशास्त्र के भारतीय शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार अनुमान के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सत्य है? यह आगमनात्मक है, निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, इसे औपचारिक रूप से वैध होना चाहिए और इसे वस्तुपरक रूप से सत्य होना चाहिए। तर्कशास्त्र के भारतीय शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार अनुमान के संबंध में कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो ये चारों के चारों यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं वो सही हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, चारों के चारों ही करेक्ट हैं, ध्यान रखना, पढ़ लेना इसको अच्छे से। भारतीय तर्कशास्त्र में प्रमाणवाद का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? कहाँ पर है प्रमाणवाद का उल्लेख? तो क्या ये सांख्य, ए यहाँ पर दे रखा है, ए में है सांख्य। वैशेषिक, न्याय और वेदांत। तो भारतीय तर्कशास्त्र में प्रमाणवाद का उल्लेख कहाँ है? तो ये न्याय के अंदर है। कहाँ पर है? न्याय के अंदर। न्याय दर्शन होता है, न्याय दर्शन के अंदर है भारतीय तर्कशास्त्र में प्रमाणवाद का उल्लेख किया गया है। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज मैंने नहीं लिए, बस 10 ही क्वेश्चन है। पता नहीं आपको मतलब वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा या नहीं आएगा, देखेंगे, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस मैंने इसीलिए इनको ले लिया। बाकी इससे आगे वाली जो यूनिट है 7th यूनिट DI, हम DI को नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि DI आपने अलग से पढ़ ली होगी। और उसके अलावा जो हमारी 8 9 10 जो यूनिट बची हुई हैं वैसे मैंने उनको अच्छे से पहले करा दिया है, आप वहाँ से देख लेना, प्लेलिस्ट में उनकी सारी वीडियोस अच्छी पड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार मैराथन के रूप में एक अच्छे क्वेश्चन उनके जो वो करा दूँगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होंगे, कुछ उसमें 1 लाइनर और MCQ, हम दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और फिर भी आप मुझे बता देना कमेंट में करके कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए। MCQ तो लेके ही आऊँगी, बाकी साथ में 1 लाइनर आपको अच्छे लगते हैं और एक बार में याद हो जाते हैं। देखो 1 लाइनर की खूबी होती है कि जो क्वेश्चन होता है उसका एक ही आंसर होता है, हमें एक ही दिखता है और एक ही हमारे दिमाग में छपता है।
लेकिन जब MCQ हम करते हैं ना, तो अगर जो हमें अच्छे से आते हैं तो उनका आंसर तो हम कर ही ले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका चारों ऑप्शन पढ़ने के और देखने के बाद हमारे दिमाग में फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन होना जायज़ है। हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सा वाला आंसर सही किया था, अगर हमें अच्छे से याद नहीं है तो। याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और एक चीज़ और बोलना चाह रही हूँ, लास्ट में बोलूँगी अब आपके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर कर लेना, ठीक है। आप अपना पेपर देने से पहले जिन्होंने भी वीडियो देख रहे हैं, जिनको फ़ायदा हो रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।